ऑडियो भाग 7 पुस्तक युग धर्म पर्यावरण संरक्षण। मदिरा जन्य उन्माद प्रसिद्ध है। उसकी अति मात्रा लेने पर मनुष्य नालियों में मुंह रगड़ता, अनर्गल वचन बोलता और बावलों जैसी हरकतें करता है। दूसरा नशा सफलता जन्य अहंकार का है। जो उसे पचा नहीं पाते वे उद्दंडता का अनाचार अपनाते हैं। शरीर में बलिष्ठता आने पर गुंडागर्दी सूझती है। पैसा बढ़ने पर दुर्व्यसनों की भीड़ दौड़ पड़ती है। अहम बढ़ने पर लोग दबाने ठगने की बात सोचते हैं। प्रकृति की परतों को असाधारण रूप से उधेड़ने में यत् किंचित सफलता मिल जाने पर भी यही हो रहा है। विज्ञान को अणुबम रासायनिक बम बनाने की सूझी। विश्व विजय के सपने देखने वालों की पूरी चांडाल चौकड़ी जम गई। सर्वसाधारण भी अनुकरण में पीछे कैसे रहता। उसने अपना रहन सहन आहार विहार ऐसा अपनाया जिसे एक प्रकार से मुंह चिढ़ाना ही कहा जा सकता है। एयर कंडीशन्ड कमरों में रहने वाले तात्कालिक मौज तो उठाते हैं पर शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बुरी तरह गंवा बैठते हैं और आए दिन जुकाम जैसी बीमारियों के शिकार बने रहते हैं। पकवान मिष्ठान मांस व्यंजन जैसे स्वादों से स्वादिष्टता तो मिली पर पेट का कचूमर निकल गया और तद्जनित रक्त विकारों से अनेकानेक बीमारियों की झड़ी लग गई। यह चटोरेपन की प्रतिक्रिया है। धन लिप्सा ने कमाई के ऐसे तरीके ढूंढ निकाले जिनसे ढेरों संपदा कुछ ही समय में जमा कर लेने की ललक ने ऐसा अनाचारों का ढेर लगा दिया जिसमें प्रयोक्ता को तो मनमाना लाभ हुआ पर अन्य असंख्यों को उस कुचक्र में पिसकर कंकाल भर रह जाना पड़ा। विनोद मनोरंजन के नाम पर कामुकता छद्म आक्रमण और शोषण के दृश्य देखने को मिले। फलतः आंखों को रस जरूर आया पर चिंतन और चरित्र में निकृष्टता का दौर बढ़ता चला गया। सोचा गया कि नियंता की प्रकृति की कोई व्यवस्था तो है नहीं, फिर संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने में क्या हर्ज है। इसी ढीठता के अंतर्गत पेड़ बुरी तरह कटे और प्राणियों को घास पात की तरह उदरस्थ कर जाने की प्रथा चल पड़ी। कृत्रिम खाद कीटनाशक कृत्रिम प्रजनन आदि से किसी को तात्कालिक लाभ भले ही मिले पर प्रतिफल रूप में हो रहे पर्यावरण विकृति के दूरगामी परिणाम हानिकारक ही हो सकते हैं, होते हुए देखे भी जा रहे हैं। प्रकृति के साथ बलात्कार अभी तथाकथित वैज्ञानिकों मूर्धन्यों को अपने कौशल की ध्वजा फहराने का निमित्त कारण भले ही प्रतीत होता है पर तत्व दृष्टि से देखने पर यही प्रतीत होगा कि स्वल्प सफलता के आधार पर उद्यत हुआ मनुष्य नशेबाजों की तरह ऐसा कुछ कर रहा है जो उसके लिए ही नहीं समूचे समुदाय के लिए घातक सिद्ध होगा। आकाश में उपग्रहों का कबाड़ जमता जा रहा है। वायु में प्रदूषण बढ़ गया है। जल शुद्धता गंवा रहे हैं। भूमि रेगिस्तान बनती जा रही है। दूसरों के साथ अनाचार बरतने का अभ्यासी अपनों के साथ भी वह दुष्टता बरतने में कोई अंतर कर नहीं पा रहा है। फलतः शालीनता को भारी क्षति पहुंच रही है। इस प्रकार के अनेकों कारण मिलते जाने पर समस्याओं और कठिनाइयों के अंबार लगते जा रहे हैं। यह अतिवादी उद्दंडता प्रकृति एक सीमा तक ही सहन कर सकती है। अतिवादी व्यवहार किसी को भी क्षुभित कर सकता है, प्रकृति को भी। समझदारी यदि वापस ना लौटे तो फिर कान उमेटने और चपत जड़ने का काम दयालु माता को ही करना पड़ता है। यह अनुभव कराने वाले अनेकों घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि कहीं कोई बड़ी भूल हो रही है। अवांछनीयता की प्रतिक्रिया ही कई बार इतनी कठोर हो जाती है कि राह बदलने के लिए बाधित करती है। डायबिटीज ब्लड प्रेशर आदि के रोगी अपनी खुराक पर नियंत्रण करने के लिए मन मारकर बाधित होते हैं। असंयमी
साधारण स्थिति में तो किसी के रोके नहीं रुकते, पर जब उसकी प्रतिक्रिया प्राणघातक रोग खड़े कर देती है तो ऑपरेशन का कष्ट सहने से लेकर पैसा पानी की तरह बहाने के लिए बाधित होना पड़ता है। इसे मजबूरी भी कह सकते हैं, प्रकृति की प्रताड़ना भी, और नियंता की कठोरता पूर्वक शिक्षा देने की पद्धति भी। मनुष्य में इतनी समझदारी अभी बाकी है कि वह एक सीमा तक ही उच्च श्रृंखलता बरतता है। जब उसे संकट की भयंकरता सामने प्रत्यक्ष दिख पड़ती है तब वह संभलता और चाल बदलते भी देखा जाता है। इसे समझदारी भी कह सकते हैं और विवशता भी। मस्ती में लौटने वालों के मार्ग में जब कोई बड़ा खड्ड आ जाता है तब वे बचने की बात सोचते हैं। सर्प सिंह का आभास मिलते ही अति उत्साही भी वापस लौट पड़ते हैं। समय आ गया कि पिछली शताब्दी में प्रकृति के साथ जो अतिवादी अनाचार बरता गया है उसके परिणामों को समझा जाए और नवयुग की प्रभात किरणें आते आते उस रवैये को बदल दिया जाए जो नींद की मीठी खुमारी में उचित और मन भावन भी लगता था। सदाश्यता, दूरदर्शिता अपनाने की अंतः प्रेरणा ही ईश्वरीय अनुशासन है। उसी को प्रकृति का नियंत्रण और संतुलन भी कहा जा सकता है। अध्यात्म वेताओं का कहना है कि अब इसी सुधार परिष्कार का दौर चलेगा। शालीनता की रीति नीति अपनाए जाने का परिवर्तन एकाकी देखने वालों द्वारा महान परिवर्तन जैसा कहा जाएगा और अध्यात्म की भाषा में उसे सतयुग की वापसी नाम दिया जाएगा। इसकी उपयुक्त वेला अब सन्निकट ही है, यह समझना चाहिए। औद्योगिकरण की समस्या का समाधान। इसे 20वीं सदी की एक विडंबना ही कहा जाना चाहिए कि उद्योगों के फलने फूलने में जन रुचि का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यह प्रोत्साहन इसलिए मिला कि अधिक साफ सुथरी, अधिक आकर्षक पॉलिश्ड वस्तुएं हाथ की बनी वस्तुओं की तुलना में अधिक रास आने लगी हैं। वे कुछ सस्ती भी पड़ती हैं एवं प्रचुर मात्रा में आसानी से उनके विक्रेता उन्हें हस्तगत करा देते हैं। शासन सत्ता एवं धनाधीशों ने बड़े उद्योगों को देश की प्रगति और जनता को सस्ती व अधिक सुविधा साधन देने का आश्वासन देकर इस तेजी से गत कुछ दशकों में बढ़ाया है कि चारों ओर उन्हीं की भरमार दिखाई देती है। उन्हें स्थान व मुद्रा उपलब्ध कराने में टैक्स की अधिक प्राप्ति के प्रलोभन के कारण और भी बढ़ावा मिला। मशीनें बनाने वालों को अपने लिए काम का एक नया क्षेत्र मिला। किसानों ने अधिक राशि के बदले बहुमूल्य अन्न पैदा करने वाली अपनी जमीनें बेच दी। फलतः जहाँ तहाँ कुकुरमुत्तों की तरह उद्योग खड़े होते चले गए एवं भारत जैसे कृषि प्रधान देश में एक असमंजस व विरोधाभास वाली स्थिति उत्पन्न करते चले गए। ऑटोमेशन, स्वचालन पद्धति ने नई नई जटिल मशीनों का निर्माण किया जिसमें प्रारंभ में लागत अधिक लगने पर भी अत्यधिक लाभांश मिलने की पूरी संभावना थी, किंतु रोजगार के अवसर उतने ही कम होते चले गए। कम श्रमिक, कम लेबर, यूनियन समस्या, अधिक उत्पादन, अधिक लाभ। इस नीति ने ऐसा जोर पकड़ा है कि क्रमशः टेक्नोलॉजी सुपर टेक्नोलॉजी में बदलती गई। वह आज की विद्रूपता भरी स्थिति खड़ी हो गई जिसमें अगणित श्रमिक एवं शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ खड़ी दिखाई देती है। इस औद्योगिकरण ने पर्यावरण को भी अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। कुटीर उद्योगों के साथ सुविधा सामग्री का अभाव, हर जगह उनका उपलब्ध न होना, अधिक श्रम की मांग जैसे पक्ष जुड़े होने से यह स्वाभाविक ही था कि क्रमशः हस्त उद्योग गिरते चले जाएं एवं उनके स्थान पर कस्बा स्तर तक भी उत्पादन प्रधान बड़े उद्योग लग जाएं। इसे हीन भावना
एवं श्रम की अवमानना का समन्वय ही कहना चाहिए कि विदेशी आयात की हुई वस्तुएं या बड़ी मिलों से निकली सामग्रियां अधिक आकर्षक लगने लगती हैं एवं उपभोक्ता के संबंध में यह मान्यता दर्शकों की बनती है कि वह कदरदान है, कृपण या निर्धन नहीं। ऐसी मन स्थिति में स्वाभाविक है कि सोफियानी वस्तुओं की खरीद ही होगी, वह भी अनावश्यक, चाहे वे देशी ही हों या विदेशी। जहरीले सांप रूपी औद्योगिकरण को हटाना ही होगा। आज विश्व के सभी मनीषियों, अर्थ विशेषज्ञों, समाज विज्ञानियों का कहना है कि यदि समाज को ढहने से बचाना है तो ग्रामों को व कुटीर उद्योगों को फिर जिंदा करना होगा। मशीनीकरण, शहरीकरण के साथ निष्ठुरता, शुष्कता का समन्वय यह बताता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे शहर फूलेंगे उनका विस्तार होगा, समस्याएं और बढ़ेंगी तथा अंततः उन विभीषिकाओं को आमंत्रित करेंगी जिनसे पश्चिम जगत को न केवल परेशान होना पड़ रहा है अपितु महाविनाश की तलवार ऊपर लटकती देख सतत भयांक्रांत होकर जीना पड़ रहा है। डॉक्टर E.F. शुमाकर 1910 से 1977 तक, जिन्हें गांधीवादी अर्थशास्त्र का एक प्रमुख प्रवक्ता माना जाता रहा है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखते हैं कि हमें भोगवादी प्रौद्योगिकी का मुकाबला करने के लिए मानवमुखी प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा, जो मनुष्य के हाथों और दिमाग को बेकार बनाने के बजाय उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादक बनाने में सहायक हो। वे कहते हैं कि बड़े पैमाने के उत्पादन की प्रौद्योगिकी हिंसक, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली, संसाधनों के समाप्त होते चले जाने की दृष्टि से आत्मघातक और मनुष्य को नकारा बना देने वाली है। इसके विपरीत बहुत से लोगों द्वारा छोटे पैमाने पर उत्पादन की प्रौद्योगिकी अच्छी से अच्छी आधुनिकतम जानकारी व अनुभव का उपयोग करते हुए विकेंद्रीकरण में सहायक होती है, पर्यावरण से छेड़खानी नहीं करती, दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग में संवेदनशील होती है तथा मनुष्य को मशीन का दास नहीं बनाती, उनकी सेवा करती है। इसे मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी भी कहा जा सकता है, जो आने वाले समाज में मानव समाज के विकास का प्रमुख आधार बनेगी। श्री शुमाकर का उपर्युक्त कथन दूरदर्शितापूर्ण है एवं आज जब हम 21वीं सदी के कगार पर खड़े हैं, यह और भी सही प्रतीत होता है। जब शहरों में गंदी बस्तियों में हैजा फैलता है तो सब वहाँ से भागने लगते हैं। कहीं अग्निकांड हो जाए तो भले ही सब कुछ जीवन भर का संजोया उपार्जन नष्ट हो जाए, पहले जान बचाने की पड़ती है एवं भागने की प्रवृत्ति चल पड़ती है। भूकंप आने के पूर्व जानवरों को पूर्वाभास होने लगता है एवं वे उस स्थान से पहले ही भाग जाते हैं। अगले दिनों यही होने जा रहा है। औद्योगिकरण ने शहरों को फैलाया, विस्तार दिया, श्रमिकों की फौज खड़ी कर दी, आवास की सारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, गंदी बस्तियों में रहने के लिए उन्हें विवश किया। जो गांवों से काम के लिए भागकर शहर आए थे, अब प्रकृति ऐसी व्यवस्था कर रही है कि शहरों की बुराइयां ही शहरवासियों को वहां से भगाएं, ताकि वे प्रकृति के साहचर्य में शरण ले सके। आदमी विलासी ना बनकर उद्यम परायण हो, भले ही हाथ से छोटी मोटी खेती करे या 1 या 2 हार्स पावर की मशीनों से न्यूनतम प्रदूषण पैदा करने वाला उत्पादक उद्योग व शहरों से दूर रहकर संपादित करे। यह पूर्वाभास सहज ही उन सबको हो रहा है जो दैवी सत्ता से परोक्ष रूप से जुड़े हैं। चिंतक मनीषी वर्ग के दिव्य दृष्टि संपन्न लोगों का कहना है कि व्यक्ति अब शहर से पलायन कर
उद्योगों प्रदूषण से भरे माहौल से भागकर प्रकृति की शरण में आएगा, खोदी खाई को पाटेगा तथा पुनः ग्रामीण परिकर की समस्वरता को स्थापित कर सारे आवास प्रौद्योगिकी तंत्र का विकेंद्रीकरण करेगा। यह तो नहीं मान लेना चाहिए कि यह सब अनायास रातों रात ही हो जाएगा, क्योंकि जिन धनाध्यक्षों के हाथ में औद्योगिकरण है वे अपना लाभ छोड़कर छोटे उद्योगों में अपनी पूंजी लगाकर अधिक श्रमिकों को अधिक काम एकाएक दे देंगे। मलाई छोड़कर छाछ पर संतोष करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह भी तो तर्कसंगत नहीं लगता, परंतु विश्वास क्रिया की प्रतिक्रिया वाले सिद्धांत पर किया जाना चाहिए। औद्योगिकृत नगरों के रहन सहन ने जो भी आदतें जनसाधारण को दी हैं वे उनके पलायन का कारण बनेंगी। नशाखोरी उनमें चरम सीमा पर है। स्मैक, हेरोइन, चरस, तंबाकू से लेकर देशी शराब में ही मजदूरों रहवासियों का सारा उपार्जन व स्वास्थ्य नष्ट होता चला जा रहा है। यही आदतें उनके परिवारजनों को भी लग चुकी हैं। परिणाम आर्थिक कंगाली एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के रूप में सामने है। ऐसे लोगों को शहरों की सुविधा का प्रलोभन छोड़कर दूर जाना ही होगा। मध्य वर्ग व उच्च वर्ग के लोगों में भी अब ये आदतें तेजी से प्रविष्ट होती जा रही हैं। अंततः बसेरा उन्हीं भी बाहर खोजना होगा। शाम चमकीला आकर्षक दिखाई पड़ता है किंतु जहरीला होता है। बिच्छू आकर्षक व खिलौनों के समान बच्चों को प्रतीत होता है, किंतु हाथ लगाते ही वह जलन भरा विष अंदर प्रविष्ट करा देता है। शहर के आकर्षक इसी प्रकार के हैं। औद्योगिकरण इसी विषाक्तता किंतु बाह्य आकार एवं पूंजी प्रलोभन के कारण शहरों कस्बों को फैलाता बढ़ाता व जनशक्ति के साथ संकटों को भी आमंत्रित करता चला जा रहा है। उसे अब अपनी मौत मरना ही होगा। यह 21वीं सदी की प्रमुख शक्ति जनशक्ति का कहना है। अब आदमी के मानस का ऐसा विकास होने जा रहा है कि वह स्वयं को ऐसे आकर्षणों से बचाएगा। बदन टूटना, जम्भाई लेना, बुखार आने का पूर्व संकेत है। अभी से यह संकेत बदलती परिस्थितियां दे रहा है कि बड़े उद्योगों की अभिवृद्धि का क्रम रुकेगा एवं छोटे कुटीर उद्योगों को प्रश्रय मिलेगा। लोग गांवों में, छोटे कस्बों में सीमित सुविधाओं में रहना अधिक पसंद करेंगे। इन्हें नवयुग की आधारशिला रखने वाले कम्यून भी कह सकते हैं। दैवी प्रेरणा यह कहती है कि यह सब होकर के रहेगा, क्योंकि प्रकृति यही चाहती है। चाहे मानव ऐसा विवश होकर करे तो भी उसे शहरों से गांवों की ओर, बड़े उद्योगों से लघु उद्योगों की ओर उन्मुख होना ही पड़ेगा। यह ऋषि सत्ता की अंतःस्फुरणा है।